गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका साइंस फैकल्टी रवि से। यहाँ पर हम ओम्स लॉ के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, लास्ट मैंने अभी बताया था आप लोगों को, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। देखिए ओम्स लॉ में होता जनरली ये है कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो ये एक रिलेशनशिप है, ठीक, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। मैंने अभी कहा था जैसे कि मान लीजिए कि एक ये मान लीजिए यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पर 10 वोल्ट है मान लीजिए, ठीक है, बैटरी की एक पोल है ये, मान लीजिए 10 वोल्ट है, और यहाँ पर लो वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो हमको मालूम है कि जब इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जब एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको, जैसे कि मैं इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, असल में आप लोग समझ रहे होंगे, होप सो, ऐसे। तो यहाँ पर है 10 वोल्ट, ये यहाँ पे 10 वोल्ट है मान लीजिए, और यहाँ पर इसे 0 वोल्ट है मान लीजिए। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। जब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, मान लीजिए 20 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर 20 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, जितना ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंसेस होगा इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, मतलब इस पोल से इस पोल के बीच में, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये पॉजिटिव कैथोड और एनोड के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई की तरफ मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन जितना फास्ट मूव करेगा, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव करता है तो करंट इधर फ्लो करता है, करंट इधर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट अगर इधर होगा तो करंट यहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पास करेंगे उतनी करंट फॉर्मेशन होंगे, उतनी ज़्यादा अमाउंट में करंट पैदा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बढ़ने से करंट भी बढ़ेगी। तो मैं समझ गया कि सर वोल्ट जो पोटेंशियल जो है V जो है उसके इंक्रीज करने से करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट भी बढ़ता है। अब देखिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ये समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ये एक वाई एक्सिस और ये एक एक्स एक्सिस बनाया। ये वाई एक्सिस में मान लीजिए मैंने पकड़ा है, वाई एक्सिस में मान लीजिए मैं पकड़ा है वोल्टेज, मैंने पकड़ा है, और ये आई एक्स और जो ये एक्स एक्सिस में इसमें करंट को पकड़ा। तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए अगर करंट हमारा 1 एम्पेयर है तो वोल्टेज मान लीजिए 2 वोल्ट है। मान लीजिए करंट को मैं दोगुना करता हूँ या वोल्टेज को दोगुना करता हूँ, इसको मैं 4 वोल्ट किया, 4 वोल्ट करता हूँ, तो ये 1 का दोगुना कितना था? 2 एम्पेयर, तो ये 2 एम्पेयर हो गया। फिर मैं इसका दोगुना करता हूँ, इस वोल्टेज को और इंक्रीज करता हूँ, 4 का मैं अगर 8 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का डबल कितना होता है? 4 एम्पेयर होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ रहा है, इन दोनों को मिलाइए यहाँ पे, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ठीक ना। तो ये लाइन को अगर मिलाइएगा तो ये पॉइंट, अगर मान लीजिए करंट हमारी, मान लीजिए वोल्टेज 0 होगी, मान लीजिए V 0 होगा तो I भी 0 होगा, याद रखिएगा। जब बैटरी आपने लगाया ही नहीं, जब आपने सेल लगाया ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो मूवमेंट भी नहीं करेंगे और करंट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो V 0 तो I 0, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा रहा हूँ और ये सब पॉइंटों को मैंने मिला दिया ऐसे। हालांकि एक्सपेरिमेंटल डाटा ऐसे नहीं होते, ये मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल ऐसे होते हैं कि ये ग्राफ असल में ऐसे बनता है, ये V और I तो है, पर ये जो एकदम कंप्लीटली जो मैच कर रहे हैं, कंप्लीटली मैच नहीं करते ड्यू टू सम कुछ माइनर कुछ एरर के कारण होता है। माइनर एरर क्यों होता है? ड्यू टू जो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस होते हैं उनके कारण कुछ होते हैं। तो ये जो ऐसे असल में बनते हैं, डॉटेड ऐसे होता है, करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है असल में ऐसे बनता है, लगभग दे वेरी क्लोज टू ईच अदर्स। और हम लोग इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ऐसे दिखा देते हैं कि ये देखो, ये दोनों एक वोल्टेज जितनी करंट बढ़ी है उतनी I बढ़ेगी, नहीं उतनी नहीं बढ़ती, पर लगभग एकदम अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है चीज़ें, इसलिए हम इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखा देते हैं, ठीक। अब ये हुआ कि करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है या वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट बढ़ रही है, ऐसे कह सकते हो। तो देखो आप ऐसे बढ़े, एक बात समझना, V और I से मिलके ये जो लाइन जो बीच में बना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप पहले फिल कर लीजिए V और I। तो आपने देखा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन का हटाना पड़ेगा और हटा के एक कांस्टेंट लगेगी। जब ये साइन हटाइएगा तो लगेगा V और यहाँ पे लगेगा R इंटू I, और R जो है ये कांस्टेंट है। अब सर आपको कैसे मालूम चला कि ये जो R बैठाया आपने कांस्टेंट बैठाया? ये मैं प्रूफ इस ग्राफ से करूँगा आपको, ये कांस्टेंट कैसे हुआ। तो यहाँ पर हो गया ओम्स लॉ का प्रूफ कि ओम्स लॉ का ग्राफ प्रूफ कीजिए। तो हम प्रूफ कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये हुआ कि जो R है वो रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है हमारा। अब कांस्टेंट कैसे है देखिए ध्यान से। तो अगर मान लीजिए मैं R का वैल्यू यहाँ से अगर निकालूँ तो V बाई I को हम लोग क्या कहेंगे? R कहेंगे। अगर R कांस्टेंट है मतलब R की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जितने भी वोल्टेज बढ़े, जितने भी करंट बढ़े, इस वायर में रेसिस्टेंस उतना ही होगा। तो चलिए फिक्स कर लेते हैं, निकालते देखते हैं कि इस वायर की रेसिस्टर जो है फिक्स्ड होती है कि नहीं। तो देखिए एक बात समझिएगा, इस पॉइंट को
ये पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दीजिए ऐसे, एक्स अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस में ऐसे मैच कर दीजिए, और ये है हो गया वाई एक्सिस ये। तो ये जो डिफरेंसेस है यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, डिफरेंस कितने का हुआ? 4 वोल्ट का। ये 4 वोल्ट लिख दिया मैं, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 गया, तो 4 का ही ना इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ देखिए, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 2 का हुआ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ का भी पकड़ लीजिए, एरिया ले लीजिए। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, तो ये जो हाइट है वो कितने 2 हो गई। फिर यहाँ से यहाँ का चेक कर लीजिए, यहाँ से देखिए ये फाइनल 2 है, ये इनिशियल 1 था, इसका चेंज कीजिए तो कितना 1 आया। तो यहाँ पर भी बनेगा एक थीटा। अगर ये थीटा सेम होगा, थीटा मतलब ये एंगल अगर सेम होगा तो समझिएगा रेसिस्टेंस भी सेम होगा। और इस एंगल को हम लोग, ये जो एंगल बनती है इसको मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। और इस स्लोप को ही हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये स्लोप जो है वो डिपेंड करता है इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस और एक्सिस मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस को हम लोग कहते हैं tan थीटा। क्या कहते हैं? tan थीटा कहते हैं। इसको हम लोग y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो ध्यान से एक चीज़ देखिए, तो स्लोप जो निकालोगे, tan थीटा को स्लोप का हो, स्लोप को रेसिस्टेंस का हो, एक ही बात है। तो अगर थीटा सब में सेम आ गया तो समझ जाइएगा कि रेसिस्टेंस सेम है, या स्लोप सब में सेम आ गया, जो कह सकते हो। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखा हूँ tan, मान लीजिए tan थीटा। यहाँ पर क्या बताइए 4/2, तो लिखिए 4/2 इक्वल टू, देखिए कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, कट गया। तो नीचे वाले में आ जाइए, यहाँ पर ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है 2, और नीचे कितना है बेस 1। ये मान लीजिए थीटा 2 पकड़ा मैं, ये थीटा 1 पकड़ा मैं। देखिए थीटा 1 लीजिए, tan थीटा 1, ये 2, इसमें भी 2/1, अभी भी 2 आ रहा है। हालांकि आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, ये भी एंगल चेक कर सकते हैं, ये वाला भी। अब देखिए ये कितना था, ये 0 और ये 1, तो डिफरेंस कितने का? वो 1 का ही हुआ यहाँ पर। और ये देखिए कितना है, ये 2 है ना हाइट, तो ये कितने की 2 की हो गई। तो फिर से थीटा 3 ले लीजिए, निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या आएगा बताइए, tan थीटा 3 इक्वल टू कितना है बताइए, 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अभी भी तो 2 ही आ रहा है। तो देख पा रहे हो आप लोग कि आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो भी था वो क्या था, वाई एक्सिस में था। देखिए ये हो गया वाई एक्सिस, और आई जो है करंट वो एक्स एक्सिस में था, तो देखिए एक्स एक्सिस। तो देख पा रहे हो वाई बाई एक्स को मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, tan थीटा बोला। तो वाई बाई एक्स तो आर है, तो आर मतलब भी क्या होगा, tan थीटा ही होगा। और देखिए वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है बच्चे। देखिए 2 और 2 आ रही है, जिससे पता चल गया कि जो रेसिस्टेंस है सर वो कांस्टेंट है। ये प्रूफ हो गया। क्लास 10 में प्रूफ करने को देता है, अगर नहीं भी दिया मैं मीनिंग समझा दिया कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब ये थीटा होता है। ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन ये जो रेखा है ना, ये रेखा जो है, ये लाइन जो है स्ट्रेट पाथ या लीनियर जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही है, क्या वो कांस्टेंट है? हाँ वो कांस्टेंट है, वो एंगल बराबर जा रही है। इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। तो हमने क्या देखा कि चेंज इन वोल्टेज, ये जो वैल्यू सब बैठाया मैंने, ये जो वैल्यू बैठाया मतलब डेल्टा V बाई डेल्टा I जो मैंने किया, ये जो रेशियो है, ये V बाई I का जो रेशियो है वह हमेशा एक फिक्स नंबर है, जो 2 आपने देखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो रेशियो V बाई I जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब जब ये कांस्टेंट होगी तो समझना कि ओम्स लॉ वैलिड है। आई बात समझ में? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा हमारा ओम्स लॉ का। तो ये ओम्स लॉ को मैंने बताया ये क्या है, तो रेसिस्टेंस मतलब स्लोप होता है, और स्लोप मतलब tan थीटा होता है। अगर इस लाइन, तो समझ गए कि इस लाइन में हमारी रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये जो रेसिस्टेंस है, स्लोप जो है ये रेसिस्टेंस निकला। तो V बाई I जो कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस को, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट को क्लियर हो चुकी है। तो ये ओम्स लॉ हो गया। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा कि V इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा, V इक्वल्स टू हमने I इंटू R पढ़ा। अब एक बात बता देता हूं कि वोल्टेज या पोटेंशियल जो होती है, आपको मालूम है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और करंट जो होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। और रेसिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा। सिर्फ इसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक ना। जब ये स्केलर क्वांटिटीज, इतने सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म लिख के दिखाओ, तो यही है ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, डर मत जाइएगा। तो ओम्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म होता है वो V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। ये ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। तो सर स्केलर फॉर्म है, तो सर आप तो बताए थे लास्ट क्लास में कि वेक्टर फॉर्म भी होता है। हाँ बिल्कुल सही, वेक्टर फॉर्म भी होता है। अब वेक्टर फॉर्म को जानने के लिए आपको थोड़ा रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आप जान जाओगे तो आप वेक्टर फॉर्म को एक्सप्रेस कर पाओगे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेसिस्टेंस देखिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। रेसिस्टेंस जो होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके मान लीजिए एक वायर है, मान लीजिए मैं छोटे में भी शॉर्ट में एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। ये वायर है, ये काफ़ी थिक है और ये काफ़ी थिन वायर है। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन उतने फास्ट तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कलीशन ज़्यादा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो हमने क्या देखा कि रेसिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इसकी मुंह की जो चौड़ाई रहेगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो करेगा।
ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, तो अब मान लीजिए ये वायर को मैं खींच के लंबा कर देता हूँ, इसी वायर को मान लीजिए इस वायर को मैंने खींच के काफ़ी लंबा कर दिया, देखिए तो इसकी थिकनेस जो हो गई वो कम हो गई, थिकनेस कम हो गई ना, इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गई और लंबाई बढ़ गया। लंबाई बढ़ जाने से क्या होगा बताइए। अब मान लीजिए मैं पूछूं अगर इसमें और इन दोनों में पूछूं कि बताइए रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस का मतलब आपको बार बार कह चुका हूं मैं, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द कंडक्टर, ठीक ना। तो इसमें अब ज़्यादा होगा क्योंकि सर इसका एरिया ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, ये लंबा हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करके रिपल करेंगे, इसमें ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे। तो इसका हमने क्या देखा कि रेसिस्टेंस के लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस क्या होगी, लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। रेसिस्टेंस, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, रिपल्शन कम होगा, है ना। इसको काट दीजिए, ये उल्टा होगा ना, तो 1/a लिखिए, अभी तो ऐसा सोचा गलती क्या होगी, ठीक ना। तो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा इसका एरिया उतना ही रिपल्शंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करेंगे। जितना ज़्यादा चौड़ा होगा और चौड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और आराम से मूव करेंगे, रेसिस्टेंस और कम होगा। तो रेसिस्टेंस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए लंबाई जितनी बढ़ेगी कंडक्टर्स की उतनी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी। इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पर अभी मैं शॉर्ट में बता दिया इसके वेक्टर फॉर्म को प्रूफ करने के लिए। तो हमको पता चल गया कि ये दो फॉर्म आपको मिल गया। तो डायरेक्टली लिख दीजिए कि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताइए मेरे को, यहाँ पर 1/a एरिया है और यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, दोनों को मिलाइए तो ये रेसिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगी बताइए, एरिया बाई लेंथ मिलेगी। अब यहाँ पर एक साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इस साइन को हटाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि आपने ओम्स लॉ में देखा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस में जो कांस्टेंट आती है उसको हम लोग कहते हैं रो, मतलब ये है इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, ये है रेसिस्टिविटी। तो ये है हमारी रेसिस्टिविटी, इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की यूनिट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, अभी सिर्फ फॉर्मूला आपको समझाया ये फॉर्मूला बनता कैसे है, तो ये आगे समझ में। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया कि R इक्वल्स टू रो और क्या होता है सर, L/A होता है ये। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू निकला है इस वैल्यू को मैं ओम्स लॉ में पुट कर देता हूँ, ये हो गया ओम्स लॉ, इसमें पुट कर देता हूँ। तो V इक्वल्स टू हो गया आपका I और R का वैल्यू क्या हो गया बताइए मेरे को, रो L/A, और इस L को मैं इस V के नीचे भेज देता हूँ तो V/L हो गया। और ये जो I के नीचे क्या है देखिए A है ना यहाँ पर, तो I इंटू मैंने I/A लिख दिया और यहाँ पर मैंने रो लिख दिया। अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिएगा थोड़ी सी देर के लिए, ये सब फिजिक्स के ओलंपियाड के बच्चों को बहुत हेल्प करेगा और स्कूलिंग के जो बच्चे हैं उनको भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया हमारा वोल्ट पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक वायर मतलब जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी, जितनी ज़्यादा, देखिए हमको मालूम है ना कि मैं बताता हूँ, मैं जैसे सर्किट बनाता हूँ मैं आपको, जैसे ये सर्किट है मान लीजिए, ये सर्किट है और मान लीजिए 10 वोल्ट की सर्किट है, मान लीजिए ये रहा, मान लीजिए सर्किट बनाया मैं, सिंपल दिखाता हूँ, ये नेगेटिव है, ये 10 वोल्ट की सर्किट है। मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए कितना है मालूम है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे कम हो गया 9 वोल्ट, यहाँ पर मान लीजिए हो गया आपका 7 वोल्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये मान लीजिए हो गया यहाँ पर 6 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर 4 वोल्ट, है ना, यहाँ पर 3 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट और यहाँ पर आते आते 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, जितना ज़्यादा हम इस लेंथ के साथ जा रहे हैं वोल्टेज क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, वोल्टेज घट रही है। एक समय जब ऐसा आएगा यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर क्या देखा आपने कि लेंथ जितना कवर होगा वोल्टेज उतना ड्रॉप होगा, है ना, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो ये वोल्ट पर यूनिट लेंथ आ रही बात समझ में, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन हमारी इधर मूव करती है पॉजिटिव से नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मूव करती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट फ्लो करता है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है इधर, याद रखिएगा। तो मैंने क्या कहा बेटा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाई करंट होता है, या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसकी जगह बैठा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बैठा दीजिए ई, पोटेंशियल बैठा दीजिए ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इक्वल्स टू ये I/A। अब याद रखिएगा V/I को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, याद रखिएगा। और I/A को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। देखिए I मतलब करंट और A मतलब एरिया, मतलब एक एरिया से, इतने सारे एरिया से, मान लीजिए ये जो एरिया है, ये एरिया पकड़ लीजिए, इतना एरिया पकड़ लीजिए, इस एरिया के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं,
एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पकड़ लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हालांकि यहाँ पर क्यूब होगा, वॉल्यूम होता है, पर मान लीजिए मैंने एरिया पकड़ लिया, तो एरिया से कितना टर्न फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी में साइन हम लोग देते हैं ऐसे, एरो बना देते हैं, बस सिंपल सा फॉर्म, और जो डेंसिटी रेसिस्टिविटी उसको ऐसे ही लिख दीजिए, ये रो हो गया। तो ये फॉर्म हो गया बेटा आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आई बात समझ में? तो देखिए जब मैंने इसका रिलेशन दिखाया v बाई, अब क्लास 10 में ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि रिलेशन पूछेगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ऑफ ओम्स लॉ, तो याद रखिएगा ये वो रिलेशन है, ये वही रिलेशन है। एग्जाम में अगर पूछा तो इसको ऐसे लिखिएगा। तो करंट डेंसिटी जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू रेसिस्टिविटी होता है। होप सो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे पार्ट आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कि चीज़ों को हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, ये बात हमको समझ में आ गया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ का था हमारा, कि ये ओम्स लॉ क्या है, ये किस तरीके से करता है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा इसको लेके। ठीक है, देखिए अब ये ओम्स लॉ जो है किसके लिए अप्लाई होता है, तो आपने ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो देख लिया, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। आपने देखा जब पोटेंशियल बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी। ठीक ना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, कि पोटेंशियल बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर याद रखिएगा जैसे कि मान लीजिए मैं लिखा 10 वोल्ट लिखा, और मान लीजिए मैं करंट लिखा हूँ 5, मान लीजिए करंट लिखा हूँ मैं 5 एम्पेयर, और रेसिस्टेंस लिखा हूँ 2 एम्पेयर। बात समझिएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस लिखा हूँ 2 एम्पेयर, ये रेसिस्टेंस है, सॉरी 2 ओम, करंट की रेजिस्टेंस की 2 है, ये रेसिस्टेंस है 2 है, और ये हमारी करंट है 5 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है, और ये हमारा पोटेंशियल 10 वोल्ट है। अचानक से वोल्टेज बढ़ता है, मान लीजिए अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, तो वोल्टेज अगर हाई वोल्टेज आप बढ़ाते हो ना, तो ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता, ये बात जान के रखो। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वोल्टेज आप करोगे ना 12 वोल्ट, तो मालूम है क्या हो जाएगा, ये जो करंट है ये 4 हो जाएगा, और रेसिस्टेंस जो है वो 3 हो जाएगा। तो देखिए अभी भी 12 ही हो रहा है, पर रेसिस्टेंस बढ़ गया और करंट घट गया, तो वोल्टेज के बढ़ाने से यही हो जाता है। तो आप हाई वोल्टेज पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करवा सकते, इसका मतलब ये हुआ। तो ये तभी होगा जब आप लो वोल्टेज पास करवाओ, या आपकी जो वोल्टेज हो वो क्या हो, हमारी फिक्स्ड हो, या करंट फिक्स्ड हो। बट हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए ओम्स लॉ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हायर, अगर आप चाहेंगे कि हायर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे वोल्टेज और हायर करंट पैदा करना है, तो याद रखिएगा उस समय ओम्स लॉ बिल्कुल भी नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हायर पोटेंशियल और हायर करंट के लिए ओम्स लॉ कभी भी वैलिड नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। ये लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब मेरे कहने का मतलब लोअर पोटेंशियल नहीं, हायर पोटेंशियल और हायर करंट के लिए ठीक है। लो टेम्परेचर बोलना चाहता हूं मैं, लो टेम्परेचर में भी ओम्स लॉ जो होता है वो वैलिड बिल्कुल नहीं होता, हाई टेम्परेचर में भी नहीं होता। याद रखिएगा हायर टेम्परेचर पे भी ओम्स लॉ जो है हमारा वो वैलिड नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता मैं बता सकता हूं मैं, क्यों नहीं होता, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ती है। अब तो खुद सोचो ना, होता ये है कि कंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर्स में ना, ये कंडक्टर्स है ना, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो देखो करंट बढ़ जाएगा, और देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और देखो करंट घट गया। आपने वोल्टेज अप्लाई किया, पहले मान लो यहाँ पर था 10 वोल्ट था, मान लो यहाँ पर पहले क्या था 10 वोल्ट था, आपने यहाँ पे लगा दिया, इसको हटाकर आपने लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया 12 वोल्ट। कितना वोल्ट लगा दिया आपने? 12 वोल्ट लगा दिया। तो 12 वोल्ट के लगाने से ये 12 वोल्ट 10 वोल्ट पे नहीं, आप अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, वोल्टेज जितना इंक्रीज करोगे आप ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट नहीं बढ़ती। ये ओम्स लॉ में होती है, और इसीलिए ओम्स लॉ का एप्लीकेशन जो होता जाता है वो बहुत कम यूज़ होता है। और ये इसलिए हम लोग ओम्स लॉ को फंडामेंटल लॉ नहीं कहते। फंडामेंटल का लॉ मतलब वो ये होता है कि वो ऑल टाइप के कंडक्टर में यूज़ नहीं होता। जैसे ग्रेविटी एक फंडामेंटल लॉ है, ग्रेविटी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप एक अर्थ का सेंटर को छोड़ के आप जहां भी जाओगे, ग्रेविटी आपको लगेगी 9.8 के फोर्स के साथ, ठीक है। पर ये जो ओम्स लॉ जो है, ये सिर्फ एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर के लिए है। ये ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ये ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, याद रखिएगा, ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर के लिए। ऑल टाइप कंडक्टर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
अब ऑल टाइप कंडक्टिंग बॉडीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ऑल टाइप ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि अब हम तो को मालूम है कि अभी हम लोग तो सिर्फ मेटालिक वायर इस्तेमाल नहीं करते, अब हम लोग सेमी कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, सेमी कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर में जो ओम्स लॉ बनता है ग्राफ, वो तो ऐसा बनता है कि लीनियर बनता है, लीनियर ऐसा V/I ग्राफ हमारी ऐसे बनती है, ये मेटालिक कंडक्टर की ग्राफ है। पर सेमी कंडक्टर में क्या ग्राफ ऐसे बनता है? नहीं, वहाँ पे नॉन लीनियर बनता है ग्राफ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनता सेमी कंडक्टर में, वो बिल्कुल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो उसमें जो ग्राफ बनती है, मैं हल्का सा दिखा देता हूँ आपको, वो कुछ ऐसे बनती है, वो कुछ ऐसे बनती है, बिल्कुल सही। इसमें करंट ऐसे फ्लो करती है। अब मुझसे पूछ सकते सर आपने दो डायरेक्शन दिखाया है, बिल्कुल, क्योंकि सेमी कंडक्टर जो है वो AC करंट को फॉलो करता है, DC को नहीं। पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि AC DC किसे कहते हैं, AC DC मतलब होता है जिसके पास डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं, ठीक ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ठीक ना। तो ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, मान लीजिए V है, यहाँ पर I है, ठीक है, इस तरीके से। तो होता है यहाँ पर, और यहाँ जो होता है ये मेटालिक कंडक्टर, तो भैया ओम्स लॉ जो हो गया, ये हमारा किसको फॉलो करता है? DC करंट को फॉलो करता है, DC करंट को। ये यूनिडायरेक्शनल है, या आप कह सकते हो यूनिडायरेक्शनल है, या आप कह सकते हो लीनियर फ्लो करता है, लीनियर, इस तरीके से। तो इस तरीके की जो जिसकी पोटेंशियल और करंट की जो रिलेशन जो ऐसे दिखाता है रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टर में ही सिर्फ ऐसा होता है, जिसकी जो स्लोप होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर का ओम्स लॉ ऐसा होता है। बट सेमी कंडक्टर तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो AC करंट को फॉलो करता है, और ओम्स लॉ जो है हमारा वो DC करंट को फॉलो करता है, याद रखिएगा। उसमें DC वोल्टेज तैयार होती है और DC करंट फॉर्मेशन होती है। तो सेमी कंडक्टर में ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये जो करंट यहाँ पर होती है, ये जो भी यहाँ पर हमारी बनती है, यहाँ पर वोल्टेज होती है, असल में यहाँ पर करंट होती है, तो ये वोल्टेज को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्ट कहते हैं, और यहाँ पर जो होती है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। बस मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। पर सेमी कंडक्टर इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो एग्जाम में ग्राफ दे सकता है आपसे, और ग्राफ देके पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द ओम्स लॉ। तो याद रखिएगा सर, ये तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ है और ये तो सर में मेटालिक कंडक्टर का ग्राफ है। ऐसे ही आपको दे सकता है, और भी हमारे होते हैं कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायोड्स होते हैं। डायोड, अभी डायोड्स होता क्या है, ये बात की बात है, ठीक है, याद रखिएगा, पर बोलेंगे तो बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए डायोड, देखिए असल में होता क्या ना, सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं करीब 3 टाइप्स के होते हैं। सेमीकंडक्टर बनता किससे है, ये देखिएगा, तो सेमीकंडक्टर बनता है, याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। इससे सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है सेमीकंडक्टर, और इनकी अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ होती है। इनकी वैराइटीज़ को जैसे हम लोग कहते हैं PN या NP कह सकते हो, याद रखिएगा, या हम कह सकते हैं PNP कह सकते हैं, या आप कह सकते हो NPN कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 2 ठो लगाया हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, आप चाहो तो 4 भी लगा सकते हो, PN ऐसे लगा सकते हो। तो जब 2 लगाते हो ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा बच्चा, डायोड कहते हैं, इसी को हम लोग डायोड कहते हैं, डायोड। अब ये क्या है PN बताता हूँ बाद में, या बाद में आप लोग पढ़ोगे जब मैं और एडवांस पढ़ाऊंगा आप लोग को। इतना काफ़ी एडवांस है, ये ओलंपियाड्स के लिए काफ़ी है, सफिशियंस है इतना, ठीक ना। तो सेमीकंडक्टर 3 टाइप्स में हो गए, एक तो डायोड हो गया, ये जो PN NPN जो लिख रहा हूँ इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं बच्चा। मैं आपको फिलिंग देने के लिए बताया, ट्रांजिस्टर जो होती है वो इन सब चीज़ों से कंपोजिशन से बनती है, ट्रांजिस्टर जो होती है हमारी, याद रखिएगा। और PNP और ये जो PNPN जिसमें 4 आपने देखा बेटा, याद रखिएगा, इसे हम लोग डायोड नहीं कहते, इसे हम लोग ट्रांजिस्टर नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं थ्रियोसिस्टर कहते हैं, यस, थ्रियोस्टर, ठीक है, थायरिस्टर कहते हैं, थायरिस्टर कहते हैं इसको, थायरिस्टर कहते हैं, याद रखिएगा। तो थायरिस्टर का असल में काम होता क्या है, ये हमारा आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, पर ये असल में कंट्रोल करता है, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल करता है हमारा थायरिस्टर करता है, इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल करता है या करंट को कंट्रोल करता है बाई एक्टिंग एज अ स्विच, ठीक है। ये है इसकी फंक्शन, मेन फंक्शन ये होती है। ये ट्रांजिस्टर है, ये डायोड्स है, इन सब का एप्लीकेशन अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखिए सेमीकंडक्टर जो है वो 3 भागों में ऐसे बांट दिया गया है। और सेमीकंडक्टर बनता है बेसिक, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो उसको डायोड कहते हैं, फिर ट्रांजिस्टर होता है, फिर यहाँ पे थायरिस्टर होता है, जो जिसमें 4 ठो लेयर हो गए, NPN, इसमें 2 लेयर वाले, 3 लेयर वाले, 4 लेयर वाले, इस तरीके से सेमीकंडक्टर्स पाए जाते हैं हमारे। तो जंक्शन जो डायोड होता है उसका जो ग्राफ होता है, उसका ग्राफ ऐसा याद रखिए, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये जंक्शन डायोड का ग्राफ है, जंक्शन डायोड का ग्राफ है, ये डायोड्स, ये सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे, ठीक ना। अब सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं। सेमीकंडक्टर देखिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर में होता ये है कि उसमें जो करंट फ्लो होती है वो मेटालिक कंडक्टर से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और काफ़ी कम हो सकती है, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, उसी को असल में सेमीकंडक्टर हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जंक्शन डायोड का दिखाया ग्राफ, इसी प्रकार से और डिवाइस है हमारे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब, मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, VI ग्राफ। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, VI ग्राफ है हमारे, सर VI ग्राफ है हमारे सर, उसमें ग्राफ ऐसे बनता है।
आप पर ये देखिए, जो अब तुम्हें बताया क्या, ये तो हमारा ओमिक कंडक्टर्स था जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये सब अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो ये सब क्या है बताइए मेरे को, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। तो ये हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। तो सेमीकंडक्टर हुआ, जंक्शन डायड हुआ, ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, फिलामेंट ऑफ बल्ब्स हुआ, वो ऐसे कर रहा है। इन सब में एक पॉइंट मालूम है क्या है, इसमें देखिए ये ना, ये जो है ना ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है, पर ये ऑरिजिन से स्टार्ट किया है। इसका मतलब मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताइए मेरे को, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कर्व ऑन वी आई ग्राफ मस्ट बी पास थ्रू ऑरिजिन। तो कोई जरूरी नहीं कि ऑरिजिन से ही पास होगा, ये ऑरिजिन से नहीं भी पास हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ग्राफ किसकी है, ये ग्राफ हमारी याद रखिएगा फिलामेंट ऑफ बल्ब की है, फिलामेंट ऑफ बल्ब का है। ठीक है, तो फिलामेंट ऑफ बल्ब में ऐसा होता है। फिर मैं और बता सकता हूं, और भी बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। मेटल, प्योर मेटल के जो ग्राफ होते हैं, ये प्योर मेटल का ग्राफ है। देखिए ओम्स लॉ जो होता है ना, वो प्योर मेटल का ग्राफ होता है, प्योर मेटल का, प्योर मेटल का ग्राफ होता है, प्योर, इसलिए पूरे एकदम स्ट्रेट जाता है ऐसा। पर इसी की जगह अगर मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रोड मतलब आपको मालूम है जो बैटरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या आपने बैटरी पढ़ा होगा, बैटरी के बारे में, एक पॉजिटिव एक होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होती है। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल आप करते हो, कॉपर सल्फेट या कॉपर का इलेक्ट्रोड अगर इस्तेमाल करते हो, तो उसका जो वी और आई का जो ग्राफ बनता है, उसके बीच में थोड़ी सी ऐसे होती है, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। ये मोर स्टीपर है, ये लेस स्टीपर है। तो जो मोर स्टीपर है, ये देखिए, ये ऐसा है हमारा, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एकदम बराबर, यहाँ से जितना गैप है उतना गैप यहाँ पर भी है। पर इसका जो है ये वी और ये आई, ये तो ज़्यादा स्टीपर है, ये लेस स्टीपर है। तो याद रखिएगा, ये दोनों ग्राफ ऐसे एग्जाम में दे देगा, आपसे पूछेगा ये किसका है, ऑप्शन आपको दे देगा, इलेक्ट्रोड्स का दे देगा, मेटल का दे देगा, ऐसा दे देगा। तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप ये मत सोचना कि सर ये भी है, ये भी है, दोनों ही हमारा सेम है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक ना, तो याद रखिएगा, ये जो है हमारा, वो किसका है हमारा बताइए मेरे को, कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स का है। ठीक है, कॉपर सल्फेट या कॉपर का जो कह सकते हैं, पर ये प्योर मेटल का नहीं है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको, ठीक, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात और एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। और कोई ग्राफ होगा, आई होप सो। मैंने सेमीकंडक्टर ग्राफ बताया, जंक्शन डायड का बताया, फिलामेंट ऑफ बल्ब बताया मैं आपको मैंने इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता दिया, मैं उसका ग्राफ, और प्योर मेटल का बता दिया। तो इतना काफ़ी है हमारा। यहाँ पर ओम्स लॉ बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता, तो आप इसको चाहे तो लिमिटेशन में भी आप लिख सकते हो बच्चे, कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बोला, तो नहीं, आपको जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। याद रखिएगा, ओम्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर कह सकते हैं या कांस्टेंट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। ठीक ना, ये सब कुछ क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है हमारी ओम्स लॉ में। ठीक है, तभी ओम्स लॉ वैलिड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दूसरी बात, ओम्स लॉ याद रखिएगा, ओम्स लॉ जो है एक फंडामेंटल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ बिल्कुल एक फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल लॉ का मतलब होता है जो हर मेटालिक कंडक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, बट बिल्कुल नहीं हर मेटालिक कंडक्टर में आप ओम्स लॉ को वैलिड नहीं कर सकते, क्योंकि ओम्स लॉ जो है, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखता है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। वी बाई जो आई की जो रेशियो है यहाँ पर डिफर है डिफरेंट वोल्टेज के लिए। बी बाई जो आई का जो रेशियो है सब जगह डिफरेंट है, ये पर डिफरेंट वोल्टेज के लिए। ठीक ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये हमारा एम्पिरिकल लॉ है। मतलब जिसको आप किसी एक ही दिशा में, मतलब एक ही प्रॉपर्टी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। याद रखिए, ओम्स लॉ एक एम्पिरिकल लॉ है। क्या लॉ है, एम्पिरिकल लॉ। इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल लॉ, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। दूसरी बात मैं आपको क्या कहूँ, और एक, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि, जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ, हाँ एक ग्राफ और दिखा सकता हूँ ऐसा। हमको मालूम है कि ओम्स लॉ तो ऐसे फ्लो करता है, पर कोई ग्राफ अगर आपको कोई ऐसे बना के दे दे, ऐसे इतना तो दूर तक तो गया, पर अचानक से मुड़ गया यहाँ पर जाके, तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या पूछेगा, ये वी था और ये आई था, तो आपसे प्रश्नकर्ता का सवाल ये रहेगा, ये मान लीजिए लिक्विड का ग्राफ है, लिक्विड है कोई, उसकी ये ग्राफ है वोल्टेज बाई करंट की। तो लिक्विड जो है वो ऑबे कर रही है, देखिए पार्शियल ओम्स लॉ को, है ना, इतना दूर तक देखिए ओम्स लॉ को ऑबे कर रही है ना, देखिए इसकी वोल्टेज करंट बढ़ी है तो ये भी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा कि जो लिक्विड होती है वो ऑबेस करती है पार्शियल ओम्स लॉ को। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट अप टू हियर। ठीक ना, तो ये पार्शियल ओम्स लॉ को ऑबे करती है। तो कोई पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स पार्शियल ओम्स लॉ को फॉलो करे, तो वह है लिक्विड। याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब होता क्या है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाता हूँ इस तरीके से, और ये मैं इसको अचानक से ऐसे सीधा पाथ जा रहा था, फ्लो कर रहा था हमारा ये ओम्स लॉ के ग्राफ, और ये अचानक से जाके ऐसे के मुड़ गया, ये हमारा कुछ ऐसा मुड़ गया। अब ये इस तरीके से जो डेविएशंस हुआ, इसका मतलब क्या है,
अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे दिखाता हूँ। इसका मतलब तो ये सीधे का मतलब क्या था बताइए मेरे को, कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ये आप लिख दीजिए यहाँ पर करंट, और मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया वोल्टेज। देखिए ध्यान से बच्चा कि करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ी है, करंट बढ़ी है तो वोल्टेज बढ़ी है, करंट बढ़ रही है तो यहाँ तक वोल्टेज बढ़ रही थी, बट अचानक से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने लगा पर करंट नहीं बढ़ रहा है। देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है पर करंट तो ये ऐसे था, ये ओम्स लॉ का ग्राफ था, और ये जो अभी मैंने ग्राफ बनाया, एक नया ग्राफ मान लीजिए ऐसे बनाया, इस ग्राफ में आप ये दिख रहा है आपको कि सर वोल्टेज तो बढ़ रही है बट करंट नहीं बढ़ रही है। करंट तो ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये एरो ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है पर करंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब तब क्या बढ़ रहा है बताइए, इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। देखिए वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ रही थी, देखिए वोल्टेज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, हमारी वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है, पर हमारा जो रेसिस्टेंस है, जैसे कि मान लीजिए अभी 12 वोल्ट था, अब 14 कर दो, इसको 14 वोल्ट कर दो और बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाता है, ये जो होता है ये 3 था, ये मान लीजिए हमारा ये 14 वोल्ट है, ये 14 है, इसको ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, तो रेसिस्टेंस 7 बढ़ गया और करंट और भी घट गया। तो यही होता है हमारा ओम्स लॉ। लार्ज वोल्टेज के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करने लगते हो, करंट नहीं बढ़ता बल्कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये ग्राफ ये बताता है। तो इसमें क्या हुआ, रेसिस्टेंस बढ़ने लगा। क्या हुआ अल्टीमेट आपका, रेसिस्टेंस बढ़ने लगा, तो आर इंक्रीज करने लगा। इसी ग्राफ को थोड़ा सा मैं उल्टा कर देता, उल्टा मतलब इसको मैं अगर ऐसे दिखाता आपको, ऐसे, ये लीजिए इस तरीकों से दिखाता, ये है हमारा ऐसे फ्लो करता है, और इसी को मैंने बना दिया ऐसे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे I लिख दिया। अब इससे आपको ये पता चलता है कि सर एट हायर वोल्टेज, वोल्टेज तो आपकी बढ़ रही है सर, इसमें कोई तरह नहीं, वोल्टेज तो आपकी बढ़ रही है। एट हायर वोल्टेज, देखिए यहाँ से स्टॉप हो गया कहानी, है ना, करंट नहीं बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है। तो एट हायर वोल्टेज होता यह है कि एट हायर वोल्टेज होता क्या, एट हायर वोल्टेज लार्ज करंट कॉज हीटिंग इन द कंडक्टर। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट तो बढ़ने की कोशिश करती है पर करंट बढ़ती नहीं है, तो वोल्टेज तो बढ़ेगी, वोल्टेज तो बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, पर करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट जो है वो घट रहा है या बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है, जो भी हो, ठीक है, पर रेसिस्टेंस क्या हो रही है, वो तो बढ़ेगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा V डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो वोल्टेज बढ़ रही है, 10 था, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, तो पर करंट जो है वो कांस्टेंट है। करंट मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो रेसिस्टेंस अब क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 18 था, यहाँ पे 9 हो गया, या 14 था, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 10 था तो 5 हो गया। तो देख रहे हो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट कांस्टेंट हो गया, और रेसिस्टेंस क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है। तो वोल्टेज बढ़ रही है, रेसिस्टेंस बढ़ रही है, पर करंट नहीं बढ़ रहा है। देख रहा है, इस तरीके से इस ग्राफ का मतलब ये हुआ, इस ग्राफ का मतलब ये होता है, ठीक ना। तो इस ग्राफ का मतलब ये होता है, तो ये इसके, तो इससे आपसे एग्जाम में ना ग्राफ की मीनिंग भी पूछ सकता है, उसमें MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता है वोल्टेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये है, तो वोल्टेज बढ़ा तो ये हो गया, इस तरीके से ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो। तो दोनों का दोनों जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये जो V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और यहाँ पे V जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और ये जो सीव ग्राफ है वो V डायरेक्शनल टू I है। और इस टाइप के जो होते हैं, ये जो स्ट्रेट पाथ सीव होते हैं, वो ओमिक कंडक्टर्स करते हैं, वैसे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब V बाई I का जो रेशियो है ना, वो जो R होता है वो प्रूफ यहाँ पर होता है, सिर्फ इस पाथ में, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर डिफर होता है। इसका मतलब जो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, डेल्टा V डेल्टा I इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा R, याद रखिएगा, ये नॉन ओमिक कंडक्टर में होता है, ठीक है। होप सो ये समझ में आया आपको, ठीक है। ये मैंने आपको ग्राफ को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि हायर टेम्परेचर ये सब नहीं होता। एक बात और कुछ बातें होंगी इसमें, याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट खास बातें होंगी। जैसे कि मैं आपसे बोलूँगा कि और कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ, एक तो आपने पढ़ा कि ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर इसे कहते हैं नॉन लीनियर, क्या कहते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। तो लिमिटेशन है ये, ठीक ना। तो ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या नॉन लीनियर होते हैं, नहीं वो लीनियर होते हैं। तो ओमिक कंडक्टर जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर जो होते हैं, हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, ठीक। और क्या पॉइंट बोल सकता हूँ मैं, बताइए मेरे को इसमें, ठीक है। जैसे कि और एक बताता हूँ मैं, यूनिलेटरल नेटवर्क्स, याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूनिलेटरल नेटवर्क्स। अभी यूनिलेटरल नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है, नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है,
यूनिलेटरल नेटवर्क्स का मतलब ये होता है, जैसे कि एग्जांपल में हो गया आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, इसका मतलब ये होता है विच डू नॉट हैव सेम वोल्टेज करंट। वोल्टेज करंट का जो रेशियो है वो सेम नहीं होगा। आई बात समझ में? यूनिलेटरल का मतलब होता है विच डू नॉट हैव सेम वोल्टेज करंट, इज कॉल्ड यूनिलेटरल नेटवर्क्स। एग्जाम्पल में पूछे तो डायोड बोल दिए, ट्रांजिस्टर बोल दिए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोल दिए, ये सब हमारे हैं। ठीक, तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपसे पूछेगा नॉन लीनियर ग्राफ कौन फ्लो करता है, किस तरीके का, तो याद रखिएगा हमारा जितने भी एग्जाम्पल्स आप हैं, आपको एग्जाम्पल दिया मैं, थायरिस्टर एग्जाम्पल दिया। थायरिस्टर जो है, इलेक्ट्रिक आर्क जो है, इलेक्ट्रिक आर्क हमारा, वो भी हमारे क्या होते हैं, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर्स या ये जो नॉन लीनियर ग्राफ बनाते हैं, याद रखिएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर्स और भी हैं, जहाँ पर नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब आप समझ में आ गया, जिसकी V/I जो रेशियो है, डेल्टा V/I जो रेशियो है वो कंस्टेंट नहीं होगी, जिसकी रेसिस्टेंस वोल्टेज बढ़ाने से घटेगी बढ़ेगी, ठीक ना, उसे हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स के, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सेमी कंडक्टर्स तो आपने एक पढ़ा, सेमी कंडक्टर है, दूसरा आपने डायोड पढ़ा, तीसरा आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा, ठीक ना, चौथा आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा, चौथा मान लीजिए कैपेसिटर जी हो गया, कैपेसिटर हो गया, पांचवा मान लीजिए आप कर लीजिए इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर। हाँ, सुपर कंडक्टर का तो केस होता है, सुपर कंडक्टर का एक केस होता है सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर याद रखिएगा, जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से जब कम हो तब याद रखिएगा सुपर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो कंडीशन है सुपर कंडक्टर में, क्या कंडीशन उसका होता है, ये मेरे को बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। ठीक, 7th नंबर याद रखिएगा LED हो गया, ठीक है। 8 नंबर जैसे बता दूंगा मैं आपका फिलामेंट ऑफ बल्ब हो गया, फिलामेंट ऑफ बल्ब हो गया, ठीक है। ये सब जितने भी हैं, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, है ना, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ये सब जितने भी हैं बच्चे, ये सब के सब याद रखिएगा AC करंट को फॉलो करते हैं, DC को नहीं करते, और ओम्स लॉ जो है वो DC करंट को, DC वोल्टेज पैदा करता है। ये होप सो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने को बताया, एक करंट का फॉर्मूला आपने अब तक सीखा, करंट का जो फॉर्मूला सीखा आपने, वो करंट का फॉर्मूला क्या सीखा, I= आपने सीखा, V= आपने I/R पढ़ा है, और यहाँ से आपने सीखा I= V/R, ठीक है। एक मैं और बताऊंगा आपको, एक छोटी सी ट्रिक दूंगा मैं, करंट का एक फॉर्मूला और होता है, जब आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा, ट्रिक है बस। वीना एक लड़की का नाम पकड़ लीजिए, तो VDENA, वीना जो है करंट मारती है, करंट देती है ठीक है, वीना जो है वो करंट देती है। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, VD। मैंने बताया था VD किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E मतलब सुना गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये E मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इससे आपको ये पता चला, मालूम है क्या, कि जो करंट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से करंट बढ़ता है, और एरिया के बढ़ने से करंट बढ़ता है ना। तो याद रखिएगा करंट का फॉर्मूला एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं वीना, ये D है, V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। होप सो ये समझ में आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, आप मैं देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VD= होता है, आप लिखिएगा इसको इस तरीके से, V/T, ये एक फॉर्मूला होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V फॉर वोल्टेज, E फॉर हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन, M फॉर मास हो गया, L फॉर लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और T फॉर टाइम हो गया। इस टाइम को एवरेज टाइम कहते हैं, एवरेज टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V/मल इंटू T, याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ों को इसलिए बताया आप लोगों को कि मे भी हो सकता है MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ये अगर लेंथ बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्या देखा कि लेंथ के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, ये आपने देखा है ना। वेलोसिटी के पोटेंशियल के बढ़ने से आपने क्या देखा, V मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, E मतलब इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है ये समझ में। इसलिए ये फार्मूला 2 टर्म एक्स्ट्रा बताया, ओलंपियाड के बच्चों को ये बहुत हेल्प करेगा। होप सो ये वीडियोस जो हैं ये ओम्स लॉ के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। क्लास 10 के बच्चे, ओलंपियाड के बच्चे, क्लास 12 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो होप सो आपका साइंस फैकल्टी रवि सर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बच्चे प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने गोल को पाने की कोशिश कीजिए।